शांति, नोट्स वाली कॉपी निकालो, उसमें लिखो। हाँ बिल्कुल, नोट्स वाली कॉपी अलग से है, तभी एलिजिबल हो। क्यों नहीं लाए हो? बनाए हो? याद ही तो नहीं आएगा। कब बैठे हो आप क्लास में? अरे उस दिन वाली क्लास में आपका पेपर था, कब आए थे अपन? मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ए शांति, लिखो। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मेथड्स मतलब क्या? अलग अलग तरीका। किस चीज का तरीका? किस चीज का तरीका? ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का तरीका। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या? चार्ज करने एक तरीके से। किस तरीके से? चार्ज करते नहीं, वो नहीं, तीनों तो यहाँ पे बनाते ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो भी नहीं। लाइट ऑफ करना है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 2023 में मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया था, है ना, ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। 10,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया था, जिसमें मेरे को टोटल ओवरहेड पे करना पड़ा था। टोटल ओवरहेड मुझे पे करना पड़ा था 2 लाख रुपए, ₹2 लाख, ठीक है। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं 2024 में 12,000 यूनिट्स बनाता हूं तो कितना खर्चा लगेगा? बताओ। हाँ, कितना लगेगा? खर्चा कितना लगेगा ओवरहेड? 2,40,000। 240 लगेगा। तो ये जो 2,40,000 आपने निकाला, यूनिट्स के प्रपोर्शन में निकाला। यूनिट्स के प्रपोर्शन में निकाला मतलब क्या? ₹2 लाख को ऊपर रखे, जो कि 10,000 यूनिट्स के बराबर है। एक यूनिट का आ गया डिवाइड करने से, इंटू 12,000 का कितना, ये आपने किया। यूनिट्स के प्रपोर्शन में निकाला, तो बस इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। आप क्या करते हो? पिछले साल के डेटा के हिसाब से इस साल का ओवरहेड एस्टिमेट करते हो। एस्टिमेट यूनिट्स के बेसिस 6 मेथड्स के हिसाब से। ये तो वन ऑफ द मेथड्स मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे। टोटल 6 मेथड है। अभी मैंने एक ही बताया, यूनिट्स इज द वन ऑफ द मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड है, 6 हो गए टोटल, वो अभी वही सीखना है हमको। लेकिन एब्जॉर्प्शन मतलब क्या बोले मैंने अभी? एस्टिमेशन ऑफ करेंट ईयर ओवरहेड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले हिंदी में आओ, मजा अच्छे से समझ आता है, फील आता है हिंदी में। पिछले साल के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम इस साल का ओवरहेड एस्टिमेट कर रहे हैं। अब एक्चुअल में वो कम ज्यादा हो सकता है, आपने एस्टिमेट लगाया है। कौन बोला कि 240 है तो 240 ही लगेगा? वो एक्चुअल में कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल था, इसको मत लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि अभी मेथड तो सीखोगे वही है। आप एब्जॉर्प्शन का मीनिंग लिख सकते हो चाहो तो। लिखेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड means estimation of current year's overhead, means estimation of current year's overhead। आप करंट ईयर का ओवरहेड एस्टिमेट कर रहे हो with the help of previous year data, with the help of, ऐसे लिखते, प्रीवियस तक नहीं लिखते, with the help of some relevant data, some relevant डेटा जो रेलेवेंट है हमारे लिए, जो जरूरी है। बस इतना काफी है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न भी चालू हो चुका है, तो उसमें ये सब घुमा सकता है। भाई एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक मेथड यूनिट्स, ये तो आप बचपन से जानते हो, अभी 6 तो मेथड सीखेंगे। यूनिट्स उसमें एक ही है, मतलब उसको वन ऑफ द मेथड है, ठीक है। लिख लिए। एब्जॉर्प्शन मतलब करंट ईयर का ओवरहेड एस्टिमेट करना है, बस विद द हेल्प ऑफ सम रिलेवेंट डेटा। वो कौन सा डेटा, वो 6 टाइप का भी हम सीखेंगे।
तो मैं फिर से लिख देता हूं, आप लोग तो लिख लियो, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले तो आप लोग अभी सामने ही देख लिए, क्या पहला ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स बोलो या आउटपुट बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, जितना यूनिट्स आप बना रहे हो, यूनिट्स के प्रोपोर्शन में आपने ओवरहेड को निकाल लिया, करंट ईयर का एस्टीमेट कर लिया। सेकंड, मैं बोल सकता हूं देखो बेसिस मतलब प्रोपोर्शन, अभी अपने यूनिट्स के प्रोपोर्शन में निकाला, डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो मैं दूसरी चीज को भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता था। क्या है दूसरी चीज? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, जितने घंटे मशीन चली मैं उसके हिसाब से खर्चा निकाला। ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक बार सामने देखो सब लोग, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स है ना, कुछ नहीं करूंगा मैं, यूनिट्स को गायब कर दूंगा और उसको घंटा बोल दूंगा, अब आवर्स बोल दूंगा, इंग्लिश बोलना ज्यादा बेटर है यहाँ पे, मशीन आवर्स, मैं इसको मशीन आवर्स बोलूंगा। लो सेम सॉल्यूशन, सेम आंसर। आप मशीन आवर्स के प्रोपोर्शन में अपने ओवरहेड को निकाल रहे हो, क्वेश्चन में बताएगा, चिंता मत करो, हम सीख रहे हैं 6 मेथड, क्वेश्चन में 6 में से बताएगा, 100% बताएगा कि आपको कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मशीन आवर्स हो गया। ठीक है, और क्या ले सकते हो आप बताओ? चलो 2 मैंने बता दिया, तीसरा आप सोच सकते हो। लेबर आवर्स, बहुत बढ़िया। आप क्या बोले? नहीं, एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय से तो सिर्फ सैलरी का ऊपर नीचे होता है, पूरा टोटल ओवरहेड में ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ, लेबर आवर्स की मदद से हो सकता है। देखो मशीन आवर्स है, दूसरा लेबर आवर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। ठीक है, मशीन को हटा के लेबर बोल दूंगा, सेम सॉल्यूशन। ठीक है, 3 और बचा है, नहीं उसी का अगला टॉपिक है, चैप्टर ओवरहेड ही है, मटेरियल। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे जवाब आ गए जो कि सही है। लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मटेरियल, यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट है, ऐसे लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, डायरेक्ट भी लिखना, इनडायरेक्ट को नहीं देखते, डायरेक्ट को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो इसको मैं फिर से एक एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूं, है ना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात की जा रही है। आप सीधा ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आंसर याद रहेगा, लेकिन आपको परसेंट निकाल के दिखाना पड़ेगा कि ओवरहेड जो है, जितना भी ओवरहेड है, वो मटेरियल का कितना प्रतिशत है, वो आपको बताना। देखो डेटा से लेते हैं, इसको हटाओ, चलो देखो सामने, अगर मैं बताऊं कि पिछले साल वही 2023 में मेरा चलो देखो सामने, अगर मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है पिछले साल का, शांति रखेंगे थोड़ी, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर मैंने बताया कि 5 लाख लगा था भाई, ठीक है, और इस साल का भी बता देगा, इस साल 6 लाख लगने वाला है, लगने वाला है, लगा नहीं है, लगने वाला है, लग सकता है। तो इस हिसाब से मेरा ओवरहेड कितना लगेगा? आपको डायरेक्ट मटेरियल के प्रोपोर्शन में बताना है, तो बताओ। 30 लाख, मतलब चाहो तो आप कैलकुलेटर में ही पूरा डिवाइड कर सकते हो, 2 लाख डिवाइड बाय 5 के बराबर है, तो इंटू 6 में कितना, 240 आया, और कॉन्फिडेंट भाई आ गया। ठीक है, तो 240 आया, लेकिन क्या आप एक ही स्टेप में ऐसे दिखाओगे? नहीं, आपको पहले परसेंटेज निकाल के बताना है, कितना परसेंट है वो, पहले वो बताओ। मतलब इसमें क्या होगा, स्टेप 1, हाँ ये बताना पड़ेगा, 20, ये पगला गायब हो जाएगा है। चलो यहाँ लिखेंगे, स्टेप 1 आपको वो परसेंट निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो लिखना पड़ेगा पूरा, एक एक स्टेप आपको बताना पड़ेगा। परसेंट ऑफ ओवरहेड हम निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टीएमसी लिख देते हैं,
हाँ, अब देखो कई लोग करते हैं दिक्कत, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बड़े हो गए, सीए इंटर में हो, मैं बता देता हूँ। ओवरहेड अपॉन मटेरियल कॉस्ट रहेगा कि मटेरियल कॉस्ट अपॉन ओवरहेड रहेगा? क्यों? जिस चीज का आपको परसेंट निकालना है वो ऊपर रहता है भाई, और मैं बोला ना ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो बेसिस नीचे रहता है, और जिस चीज को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है वो ऊपर रहता है। ये कभी भी नहीं होगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि मटेरियल ऊपर आ जाए ओवरहेड नीचे आ जाए, नहीं। आप ओवरहेड पढ़ रहे हो, ओवरहेड का परसेंट आपको निकालना है, वो हमेशा ऊपर रहेगा। इसीलिए 2 लाख का जो ओवरहेड लगा था वो ऊपर रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट है वो नीचे रहेगा, है ना? ये भी लिखना है ना स्टेप्स। हाँ, और सीधा आप इंटू 6 लाख नहीं करूंगा, इंटू 6 लाख करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इसको परसेंट में दिखाना है। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में दिखाऊंगा, हाँ ये 40% हुआ। हाँ, फिर लिखोगे स्टेप 2, स्टेप 2 लिखना है ऐसे कि भाई ओवरहेड ऑफ सन 2024 का आपको निकालना है, तो निकाल लो ना। ये 40% है, इसका मतलब क्या है? इस 40% का कंक्लूजन निकालो, क्या है ये? डायरेक्ट कॉस्ट का, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का 40% हुआ ओवरहेड। मतलब मटेरियल कॉस्ट कहीं भी जाएगा, देखो मटेरियल क्या होता है, वेरिएबल होता है। मटेरियल कॉस्ट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, कितना भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंट हमने फिक्स कर दिया। भाई मटेरियल तुम कितना भी यूज कर लो, उसका 40% निकालो, वो तुम्हारा ओवरहेड है एस्टिमेशन के हिसाब से। असली में ऊपर नीचे हो सकता है, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब मतलब एस्टिमेट करना, कि जितना भी मटेरियल लग जाए हम एस्टिमेट उसका निकाल के 40% ओवरहेड दिखा देते हैं। समझ आया? पक्का? तो मतलब अगर मैं निकालो ओवरहेड ऑफ 2024, तो ठीक है भाई बताओ मटेरियल कितना है, मटेरियल 6 लाख है, तो उसका निकाल लो 40%, ये आपका ओवरहेड 2,40,000, ऐसे निकालना है। एक ही स्टेप में आपको प्रोपोर्शनेटली नहीं करना है, पहले परसेंट निकालो कितना है, परसेंट में कन्वर्ट करो, फिर बताओ हाँ 6 लाख का 40%, 2,40,000। क्लियर है? सर हम दोनों खर्चा है कि वो कॉलेज आना पड़ेगा साइन करके। ठीक है, देख लेना याद से। हाँ अच्छा, वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर ही नहीं रहा, करूँगा। ये वाला हो गया, ये वाला कोइंसिडेंस है। 6 मेथड तो हो सकता है 6 से आंसर अलग अलग आए, ठीक है? 40% कैसे बढ़ रही है? देखो हाँ 2 लाख का 2,40,000 हो गए। हाँ 5 लाख का 2 लाख 5 लाख का 40। हाँ 40% बढ़ नहीं गए, वो नहीं बढ़ने वाली यहाँ पे बात ही नहीं है। अगर आप वो चाहते हो 5 लाख से 6 लाख हो गए, 1 लाख से बढ़ रहे, 1 लाख के 40%, 40,000। और ऐसा और एक परसेंट मैं बता दूं, ये लो 25% से ये बढ़ गए, तो 25% से ये भी बढ़ेगा। मैं पहले वही कर रहा था, लेकिन वैसा हमको नहीं दिखाना है, हमको प्रेजेंटेशन का इधर सुनो, हमको फिर आंसर मैं बताऊं, कॉस्ट मैं नहीं पढ़ा सकता। हाँ आप लोग खुद ही तो बता रहे हो, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। देने के पहले बताना ये तो बता रहे हो, मजाक करो। पैसा कैसे मिलता मेरे को? देखो मार्क्स प्रेजेंटेशन का मिलता है, वो मैं सिखा रहा हूँ। अलग-अलग ना वो तो हाँ आंसर कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। पलाश 25% का हमें कोई महत्व नहीं है, हमको 40 हटना भाई। 20 है। हाँ 20 रहेगा, 20 रहेगा, सही बोले, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिखाना है, पहले ये जो ओवरहेड पिछले साल का जो ओवरहेड है ना, उसको परसेंट में बताओ कितना परसेंट था, 40%, तो ठीक है अभी भी मटेरियल का 40% लगेगा ऐसा, ठीक। 2 और बचा है, टोटल 6 है ना, 2 और बचा है, गैस करो और क्या हो सकता है? डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट वेजेस भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे भी परसेंट आपको निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कुछ नहीं होगा, मटेरियल की जगह वेजेस आ जाएगा, पूरा सेम सीन सेम होगा। पहले स्टेप 1 करोगे, परसेंट में कन्वर्ट करके बताओगे कितना होगा वेजेस के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा, ओवरहेड ऊपर आएगा, वेजेस नीचे आएगा, इंटू 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बताओ अगले साल का वेजेस कितना है, तो उसका मैं जो भी परसेंट है वो निकाल लूंगा, ठीक है। छठवां और लास्ट क्या हो सकता है?
सोचो सोचो। तो वही हो गया ना, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर, वही हो गया। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को मिला के क्या आता है? प्राइम कॉस्ट के हिसाब से निकाल सकते हो, बिल्कुल। टोटल ये 6 मेथड है जिसके मतलब प्रपोर्शन है ना, इसको इन अलग अलग प्रपोर्शन के हिसाब से आपको निकालना है। क्वेश्चन में कौन सा करना है वो बता देगा। अब एक ट्रिक हम ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, याद करें। आप याद कैसे करोगे कि भाई इन तीनों को आपको परसेंट में निकालना है और इन तीनों को डायरेक्ट सोल्व करना है, इसमें परसेंट नहीं बताना। अगर आप यूनिट्स के प्रोपोर्शन में निकाल रहे हो, एक ही स्टेप, डिवाइड मल्टीप्लाई, एक ही स्टेप, जैसे पहले नहीं किए थे भाई 2 लाख का खर्चा है, 10,000 यूनिट्स है, इंटू 12,000 यूनिट, एक ही स्टेप में पूरा फाइनल आंसर आ गया 240। ये किए थे पहले, एक ही स्टेप में पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आंसर में भी यही रहेगा, लेबर आंसर में भी यही रहेगा, एक ही स्टेप में सीधा डिवाइड मल्टीप्लाई। लेकिन नहीं, इन तीनों में परसेंटेज। इसको याद कैसे करोगे? कुछ टेक्निक हो, सोचो एक बार आप लोग गेस करो, क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे, गड़बड़ ऊपर नीचे हो जाता है। जिसको परसेंट में निकालना चाहिए परसेंट में नहीं निकालते हैं, और जिसको नहीं निकालना वो निकाल देते हैं। कैसे करोगे? इसमें तो डायरेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, सही बोले गए हो। मैं और स्पेसिफिक बताऊं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 4th, 5th और 6th में आप क्या कर रहे हो, रुपीस को रुपीस से डिवाइड कर रहे हो। ये भी एक तरीका है, आप लोग सही बोले। जो भी डायरेक्ट वाला है उसको परसेंट में करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे याद किया था अपने जमाने में, रुपीस को रुपीस से डिवाइड करना, ओवरहेड हमेशा ऊपर आएगा। और ये क्या है, देखो डायरेक्ट मटेरियल रुपीस में होता है, डायरेक्ट वेजेस रुपीस में होता है, और प्राइम कॉस्ट भी रुपीस में होता है। तो मेरे को परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 100 करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन देखो यूनिट्स, आवर्स और आवर्स ये रुपीस नहीं है, तो आपको परसेंट में नहीं दिखाना है, एक ही स्टेप में सीधा डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज क्लियर है, याद रखने का टेक्निक है ये। ठीक है, तो इसका देखो, इसका कोई अलग से डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं है कि भाई 6 मेथड दे दिए तुमको, चलो सॉल्व करो, परसेंट निकालो, ओवरहेड निकालो, ऐसा नहीं है। अगला टॉपिक एक और सिखाता हूँ, फिर मिक्स क्वेश्चन है उसका। ये इसका इतना ही था मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इतना ही था। 6 अलग अलग तरीका है एब्जॉर्ब करने का। एब्जॉर्ब मतलब क्या बताया था? एस्टिमेट करना। तो क्या लगता है, एक्चुअल खर्चा जो होगा वो एस्टिमेट से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। वो चीज हमको सीखनी है, मतलब एक्चुअल खर्चा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो उसको मैं बोलूंगा अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर मतलब कम, ओवर मतलब ज्यादा। तो लिखो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन, है ना। देखो पहले आपने क्या किया, एब्जॉर्ब करना सीख लिया, तो एब्जॉर्ब हमने कर लिया, एस्टिमेट हमने निकाल लिया। अब एक्चुअल खर्चा कब तक चलेगा? साल खत्म होने के बाद। पूरा साल खत्म, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है वो महीने का भी हो सकता है, कॉस्ट में तो हम महीने का भी बना सकते हैं। तो जैसे आपका पीरियड खत्म होगा तो आप कॉस्ट शीट बनाओगे, तब आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगा। तो आप लोग मेरे को बताओ कि अगर फर्स्ट पॉइंट, अगर ऐसे लिखता हूं, एक सेकेंड, अगर आपका एक्चुअल ओवरहेड इज ग्रेटर देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, पहले तो मीनिंग में क्लियर है। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? जो हमने एस्टिमेट किया है, ये 6 अलग अलग मेथड से एस्टिमेट किया, 6 में से कोई एक मेथड को चूज करके हमने उससे एस्टिमेट निकाल लिया कि हाँ भाई इस साल का खर्चा इतना हो सकता है, चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में एस्टिमेट, ठीक है। या इसको रिकवर भी कहा जाता है, ठीक है, जितना आपने रिकवर किया कॉस्ट में। लेकिन एक्चुअल तो कुछ और ही लग गया, एक्चुअल ज्यादा लग गया, पहला वाला केस है, एक्चुअल ज्यादा लग गया। तो आप लोग बताओ, मैं इसको अंडर एब्जॉर्प्शन बोलूंगा कि ओवर एब्जॉर्प्शन बोलूंगा? ये तो ज्यादा है क्या? बिल्कुल। आपको एब्जॉर्ब, आपसे मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है? तो आपको एब्जॉर्प्शन को फोकस करना है। कंपेयर दोनों को करोगे, आपस में दोनों को कंपेयर किए, लेकिन अपना कमेंट किस पे पास करना है? एब्जॉर्ब पे, है ना। एक्चुअल ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्ब क्या है?
वो कम है, आपको एब्जॉर्ब पे फोकस होना चाहिए। तो दिस इज अंडर एब्जॉर्प्शन। ऐसे लिखते जाओ साथ साथ में, और साथ में ये भी बताओ, ठीक है अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब मैंने सोचा था कम, एस्टीमेट मैंने कम किया था, एक्चुअल खर्चा ज्यादा लग गया है। तो ब्रैकेट में आप लोगों को बताओ, एक टाइप का प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, बढ़िया। लॉस को कहाँ दिखाते हैं? कॉस्टिंग पीएल के कौन से साइड? डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा मेरे को प्रॉफिट वाला पहले बताना था, चलो लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये दो अलग अलग नाम है। एब्जॉर्ब को आप एस्टीमेट भी बोल सकते हो, रिकवर्ड भी बोल सकते हो, उसका दूसरे नाम है, दो नाम है, या तो एस्टीमेट भी बोल सकते हैं या रिकवर्ड भी बोल सकते हैं। और अंडर एब्जॉर्प्शन है वो आपका एक टाइप का लॉस है, अपने एस्टीमेट कम किया था, जो अंदाजा लगाए थे कि इतना खर्चा लग सकता है वो कम पड़ गया, एक्चुअल में ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब मतलब एक टाइप का लॉस है। तो अब पूरा का पूरा अमाउंट जितना मेरा लॉस हुआ है, चलो एक अमाउंट दे देते हैं ना, एक्चुअल ओवरहेड, जैसे ये एब्जॉर्ब में निकाला तो 240 निकाले थे, बहुत बार आया था, ठीक है, और मान लो आपका एक्चुअल 2.5 लाख हो गया है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कितने का हुआ? लॉस कितने का हुआ? 10 का अंडर एब्जॉर्प्शन 10, लॉस भी 10। लेकिन क्या पूरा 10,000 को मैं उठा के कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में डाल दूंगा, कि पहले मैं लॉस हुआ तो पहले उसका कारण जानूंगा? कारण जानना ही पड़ेगा, तो भाई लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, आपको उसका कॉज जानना पड़ेगा। कॉज तो लिखो, कॉज ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, ब्रैकेट में यहां पे भी लिख दो लॉस, है ना। लॉस क्या है हमारे समझने के लिए आसान शब्द है, एग्जाम में मत लिखना, समझने के लिए लॉस, ठीक है। तो कॉज ना दो हो सकते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल, जानते हो आप लोग। नॉर्मल मतलब क्या होता है? सबके साथ होता है, इनहेरेंट इन नेचर है, आप उसको रोक नहीं सकते, होगा ही होगा, ठीक है। और एबनॉर्मल क्या होता है? जो आपकी लापरवाही का नतीजा है, ठीक है। और शादी के बाद वाला वो भी तो आप लोग हाँ तो देखो, अच्छा मेरे को इसके कारण मतलब हो गया मस्ती खत्म। तो ये जो आपने एस्टीमेट, देखो आप लोग गधे तो हो नहीं, पढ़े लिखे हो, चुप ना भाई। अब आप लोग पढ़े लिखे हो, मैंने आप लोग को और सिखा दिया कि देखो भाई ऐसे ऐसे इसको एब्जॉर्ब किया, मतलब आपने सोच समझ के पूरा अच्छे से एस्टीमेट करके 2,40,000 बोला था, लेकिन उससे भी ज्यादा लग गया। तो क्या कारण हो सकता है, सोचो ना। आपने पूरा, आपकी गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी हम वही देखेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल, लेकिन ऐसा हुआ क्यों होगा, कोई कारण सोचो कि आपने पूरा दिमाग लगा के 240 लगाया था, लेकिन पहुंच गया 2.5 लाख, मतलब इन्फ्लेशन आ गया होगा। तो वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? नॉर्मल है। नॉर्मल कॉज का इकलौता एक ही कारण है, एबनॉर्मल के बहुत सारे, नॉर्मल का सिर्फ एक है, इन्फ्लेशन। भाई मैं क्या करूं, सामान ही महंगा हो गया था, मैंने अब, क्योंकि देखो यही तो इसका वो है, लिमिटेशन है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है, तो देखो फिक्स है, ऑफ ओवरहेड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर, मैंने बताया था, यही तो इसका लिमिटेशन है। भाई आप पिछले साल के डेटा के हिसाब से इस साल का बता रहे हो, तो इस साल तो महंगाई आएगी ना, कुछ तो महंगा होगा, है ना। जीएसटी आएगा, किसी में हटेगा, किसी में कुछ हो, इन्फ्लेशन कुछ तो महंगा होगा ना, तो वो नॉर्मल है, उसमें मेरी गलती नहीं है, वो सबके साथ होगा। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा लगा है, तो सबका एक्चुअल ज्यादा लगा होगा क्योंकि इन्फ्लेशन आया है। और एबनॉर्मल क्या हो सकता है? इनएफिशिएंसी, एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हो, रॉन्ग एस्टिमेशन बोल सकते हो, आपने एस्टिमेट ही गलत किया, तो वो आप ही की गलती है भाई। तो अब मान के चलो, अच्छा आपका अंडर एब्जॉर्प्शन कितने का हुआ था यहाँ पे? 10,000 का हुआ था ना। तो चलो मैं आपको सामने से बता दे रहा हूँ कि 10,000 में से 10,000 के 2 टुकड़े कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यही नॉर्मल एबनॉर्मल।
10,000 का जो आपका एक्चुअल खर्चा ज्यादा लग गया है, मैं बता दे रहा हूँ, 6,000 ज्यादा लगा इन्फ्लेशन की वजह से और 4,000 ज्यादा लगा आपके गलत एस्टिमेशन की वजह से। टोटल 10,000 का नुकसान हुआ ना, 10,000 का खर्चा ज्यादा लग गया है, तो 6,000 ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि इन्फ्लेशन आया था, 4,000 ज्यादा लग गया क्योंकि आपने एस्टिमेट ही गलत किया था। तो अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ जाएगा? 6,000 को आप क्या करोगे? क्योंकि नॉर्मल है, सभी के साथ हुआ है, तो सभी लोग सारे प्रोड्यूसर मिलकर क्या करेंगे? अपनी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई तुम कॉस्ट क्यों बढ़ा दिए, मैं दूसरे के पास जाऊंगा। अच्छा, नॉर्मल कॉस्ट है, सबके साथ सबने अपना 6,000 से बढ़ाया होगा। इन्फ्लेशन आता है, सबके लिए आता है, तो इसको लिखो एडेड टू कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉस्ट शीट का लास्ट वाला हेड यही तो होता है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लास्ट आपका कॉस्ट ऑफ सेल। तो उसमें जाके आप उसको ऐड कर दोगे, लेस क्यों नहीं? बढ़ेंगे ना, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है तो उसको दिखाओ ज्यादा करो, लेकिन इससे आप अपनी कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एबनॉर्मल था, आपकी गलती का नतीजा है। तो कहाँ दिखाओगे उसको? विच साइड? तो लिखो डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L जरूर लिखना, सिर्फ P&L बोलोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ आया? ये पूरा अंडर एब्जॉर्प्शन का हुआ। ठीक है, वापस से एक बार फटाफट सोचते हैं। पहले हमने सीखा कि एब्जॉर्ब कैसे होता है। एब्जॉर्ब होता है 6 अलग अलग मेथड से, यूनिट्स के हिसाब से, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस और प्राइम कॉस्ट। ये अपने आप याद हो जाएगा धीरे धीरे, पूरा 6। ठीक है, तो हमें इन 6 में से कोई एक मेथड से प्रैक्टिकल लाइफ में किसी एक मेथड से हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एस्टिमेट कर लिया। अब एस्टिमेट तो कम ज्यादा भी हो सकता है। तो पहला सिचुएशन आपका एस्टिमेट कम निकला, आपने जो एस्टिमेट किया था 2,40,000 वो कम बढ़ गया, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया। एक्चुअल खर्चा जो जेब से आपने दिया वो 2.5 लाख गया, नुकसान हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। तो आप लॉस को सीधा ऐसा नहीं दिखा दो, हाँ कि लॉस का कारण देखते हैं, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद रखो ना। लॉस हुआ तो ऐसा सर पटकने मत बैठ जाओ, लॉस का कारण ढूंढो, उसके पीछे का कारण क्यों हुआ है लॉस। या तो नॉर्मल हो सकता है या तो एबनॉर्मल। नॉर्मल है, सबके साथ हुआ है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ा दो। एबनॉर्मल है, आप ही की गलती है, अपने कॉस्टिंग P&L के डेबिट में दिखाओ, जिससे आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। आपकी गलती थी ना, आपकी इनएफिशिएंसी थी, रॉन्ग एस्टिमेशन था। तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट खत्म। समझ आया सबको? ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन उसमें कैसा होगा कि भाई एक्चुअल ओवरहेड जो रहेगा विल बी लेस देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। चलते चलते क्या हो जाता है इसको, मैं भी अटक गया। ठीक है, हाँ, एक्चुअल ओवरहेड आपका कम हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। और एब्जॉर्ब के बाजू में फिर से मैं वही 2 नाम लिख दूंगा, एक एस्टिमेट भी बोल सकते हो इसको, एस्टिमेटेड ओवरहेड या रिकवर्ड ओवरहेड। ठीक है, तो देखो एब्जॉर्ब हमारा कितना आया था, बहुत बार निकाले थे। नहीं अरे पगला, एब्जॉर्ब 2,40,000 और एक्चुअल आपका कम है, तो मान लो 2 लाख है, मान के चलो। तो ये क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? ओवर, मेरे को तो ये कम दिख रहा है। हाँ, आपको उसके ऊपर फोकस करना है, एब्जॉर्प्शन टॉपिक चलेगा है, एब्जॉर्ब पे फोकस होना चाहिए। तो दिस इज ओवर एब्जॉर्प्शन। कितने रुपए का? 40,000 का। ठीक है, 40,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन। एक टाइप का ये लॉस बोलेंगे कि प्रॉफिट? प्रॉफिट है आपके लिए, क्योंकि पिछले साल के मुताबिक इस साल का आपने एस्टिमेट निकाला, पूरा A to Z खर्चा जोड़े एस्टिमेट निकाले, बोले 2,40 हो जाएगा खर्चा, और हम रेडी हैं 2,40 देने के लिए, मैं तैयार हूं, दे दूंगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा 2 लाख हुआ। अच्छी बात है, तो 40,000 का मैं क्या करूंगा बताओ?
ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट है, इसके कॉजेस नहीं सोचो। अगर पहले का प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, सिंधी वालों भाई प्रॉफिट है उसका कारण देखो। मेरे को भगवान ने से बहुत कुछ दिया, प्रॉफिट है उसको सोचते हो भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों दिया, इतना घर गाड़ी बंगला क्यों दिया, सोचते हो क्या? नहीं सोचते, बस मिल गए तो ले लो ले लो ले लो। हाँ, लेकिन जब दुख आता है तो भगवान के ऊपर डाल देंगे, भैया मेरे को क्यों दिया ऐसा ऐसा, तो गलत चीजें नहीं है। हाँ, तो अच्छा मैं फिर से 40 लिख दिया, प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट है तो आदमी नहीं सोचता क्यों हुआ क्या हुआ, प्रॉफिट है उसी के लिए तो आदमी जी रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए जी रहा है। तो बस उसको दिखाओ कहाँ पे, क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पैनल, सीधा एक ही, मतलब इसका कोई कॉस्ट नहीं तो देखो क्या नॉर्मल है, नॉर्मल कुछ नहीं है, सीधा लिखो क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पैनल, बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मी सामने से आएगी तो मना नहीं करना, लेकिन बुलाएगी तो जाने का नहीं। लिखो हो गया। ये नाम भी लक्ष्मी है ना, वो अक्षय कुमार वाला हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो इसका मिक्स क्वेश्चन है, सब बनाते हैं। एब्जॉर्ब वाला निकालना है, उसके बाद आपको अंडर ओवर का भी ट्रीटमेंट देना है। तो देखते हैं, देखो 6 मेथड पहले देख लो, ये देखो कितना बढ़िया बना के दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और यूनिट्स के हिसाब से रेट पर यूनिट बोला है, तो आउटपुट का वही हुआ। ठीक है, 6 अलग अलग मेथड है, लिस्ट में भी बना के दिया हुआ है। परसेंट कैसे निकाला है वो बता रहा है, छोटे बच्चे थोड़ी है। ठीक है, ये सब उसका थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर लेबर का परसेंट बता रहा है, एडवांटेज ये सब देखेंगे, थ्योरी में अलग से पढ़ाऊंगा ना एकदम बाद में। ठीक है, फिर लेबर का रेट का गया, मशीन आवर मशीन के हिसाब से। ठीक है, सब टाइम पास है अभी के लिए। ये उसका बता दिया यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, टाइप्स ये अलग टॉपिक है, इसको हम देखेंगे, क्वेश्चन मिल जाए एक तो इसका। ये नहीं, ये दूसरा है, ये भी नहीं, ये देखो जो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब एंड ओवर एब्सॉर्ब ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो कितना बढ़िया इसने फ्लो चार्ट बनाया होगा, कहाँ गया? हाँ, ये देखो कितना बढ़िया है। शांति, ब्लैक बोर्ड नहीं है। चलो देखो यहाँ क्या है, पहला आपसे सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क मतलब वो है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। क्या बोला है देखो, इज देयर एनी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड? बोला यस। अच्छा नो, इसका जवाब नो होगा तो जाओ फिर मत पढ़ो कॉस्टिंग। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं है तो कुछ नहीं है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है कुछ देखने की। ठीक है, लेकिन यस अंडर या ओवर बीच में स्लैश है ना, दोनों में से कुछ तो है। अच्छा दोनों साथ में हो सकता है क्या? कैसे होगा? या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो देखो इधर 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 और नया कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पे, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन है। हाँ है। अमाउंट कैसा है? अमाउंट अमाउंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल क्वेश्चन मार्क। अगर यस, अगर हाँ मतलब अमाउंट बहुत छोटा है तो कॉस्टिंग पीएल में दिखा दो दोनों को, चाहे वो देखो ओवर एब्जॉर्प्शन का तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, कॉस्टिंग पीएल में ही जाता है। अंडर एब्जॉर्प्शन के 2 ऑप्शन है ना, या तो कॉस्ट में जोड़ देंगे अगर नॉर्मल है तो, और अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, एबनॉर्मल है तो। लेकिन अगर छोटा अमाउंट है तो भी कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। मटेरियलिटी पढ़े हो, ऑडिट में मटेरियल पढ़े हो ना, बस बताएगा क्वेश्चन में बताएगा। मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है, 10 लाख का बैलेंस शीट है, 1000 रुपए का घपला है, तो उसको रिपोर्ट में लिखोगे क्या? नहीं, डालो कॉस्टिंग पीएल में सीधा। मटेरियल नहीं है, ठीक है। अच्छा वो मटेरियल है उसका हुआ कॉस्टिंग पे, और अगर नो मतलब स्मॉल नहीं है तो मतलब क्या है? लार्ज है। हाँ हाँ, तो अब देखो, अब दूसरा पॉइंट, ठीक है बड़ा अमाउंट है ना, बिग अमाउंट है, तो ठीक है उसका सोचो क्या वो रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से है? रॉन्ग एस्टिमेशन किसका ही होगा? कौन करता है रॉन्ग एस्टिमेशन? मैनेजमेंट।
मतलब आप लोग को गलती है ना, एंड लिखा भी एब्नॉर्मल रीजन, क्या एब्नॉर्मल रीजन है? यस, तो कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है। और अगर एब्नॉर्मल रीजन है, नो मतलब नॉर्मल है, ठीक है, ऐड कर दो। हाँ, ये थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज अभी मैं सिखाऊंगा, यही सीखना है आपको, थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज लिखा है। कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी जो भी है उसका कॉस्ट आप बढ़ा दोगे। सप्लीमेंट्री रेट क्या है, ये नया चीज अभी क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है। इसे समझ आया? वही चीज फ्लो चार्ट के फॉर्म में दी हुई है। सप्लीमेंट्री रेट ये अभी क्वेश्चन से बता रहा हूं, तुरंत आ जाओ इलस्ट्रेशन शीट में। पेज 4.45 इलस्ट्रेशन 8। चलो मैं ही पढ़ा देता हूं पूरा एक बार। पहला क्वेश्चन है, देखते जाओ, ध्यान से बस देखेंगे, माइंड ओपन, और जो चीज पढ़ रहे हो ना आप लोग का ध्यान वहीं पे होगा, उसको याद कर लेना। जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा वो चीज आपको याद होनी चाहिए मन में। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज दी है। The total overhead expenses of a factory is 446,380 overhead। तो मेरे को बताओ ये एक्चुअल ओवरहेड है कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है? कैसे पता चला? इस बोला, इस है, टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री है 446,380, तो ये एक्चुअल ओवरहेड हो गया, ठीक है। एब्जॉर्ब आपको निकालना है, आगे देखते होगा कुछ। आगे बोलता है टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, नॉर्मल वर्किंग जितना भी वो लोग काम करते हैं उसको मद्देनजर देखते हुए ओवरहेड वाज रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब एब्जॉर्ब, अभी जो दूसरा नाम रिकवर्ड का यही है, एब्जॉर्ब है इन प्रोडक्शन एट 1.25 रुपीस पर आवर। तो ये तो ओवर कितना अंडर एब्जॉर्प्शन है, इतने रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्ब आपने किया है 1 रुपए 25 पैसा, आपने अपने खर्चे में 1 रुपए 25 पैसे को एब्जॉर्ब कर दिया, लेकिन एक्चुअल लगा 4 लाख। अरे वो बराबर है। हाँ, तो पहले उसको करना पड़ेगा, मतलब ये आंसर गलत है, बताना पड़ता है ना भाई, तभी तो बच्चानी नाम है। चलो आगे दिया हुआ है 1.25 जो है यही आपका एब्जॉर्ब है, बस बस जो 1.25 है ना यही आपका एब्जॉर्ब है। बस दिक्कत ये है कि ये पर आवर 1 घंटे का है, और जस्ट आगे दिया हुआ है द एक्चुअल आवर्स वर्कड 1,293,104, इतना घंटा काम हुआ है साल भर में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा, हाँ मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना भाई 1.25 यही तो है, कहीं नहीं देखना है, लेकिन बस पर आ रहा है, छोटा सा प्रॉब्लम था, उसको हटाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चुप हो गया, 293,104 इंटू 1.25 या 366,380 ये एब्जॉर्ब है, और एक्चुअल देखो तो 446, तो कौन सा एब्जॉर्प्शन हुआ, ये अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ। तो यहाँ पे लिखना अंडर एब्जॉर्प्शन, क्या करोगे, क्या माइनस क्या, एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब, एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब। हाँ, ओवर होगा तो एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, वो देख लेना कि आंसर नेगेटिव में ना आए, कॉस्ट नेगेटिव में थोड़ी हो सकती है। अब रुपीस निकालेगा ना तो मतलब फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा उसमें, अगर ओवर निकालना होगा तो एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल कर देना, बस माइनस में नहीं आना चाहिए, वो आप लोग देख लोगे फिर, ठीक है। तो भाई एक्चुअल था 446,380 माइनस एब्जॉर्ब हमने अभी निकाला 366,380, तो अंडर एब्जॉर्प्शन है 80 बोले, 80,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन है, घर चले जाएंगे इसमें। तो अब क्या करना चाहिए बताओ। अच्छा, अंडर एब्जॉर्प्शन था एक टाइप का, ये क्या है, एक टाइप का लॉस है, कहाँ दिखाऊंगा, डिपेंड करता है नॉर्मल की वजह से कितना है और एबनॉर्मल की वजह से कितना है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है, यहां से पढ़े। स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ भाई, तो मतलब ट्रीटमेंट पूछ रहा है आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करोगे। अज्यूमिंग दैट, यहां से इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, अज्यूमिंग दैट बिसाइड 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ विच 7,000 वर सोल्ड, ठीक है, there were 200 equivalent units in WIP,
इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ पूरा यहाँ से बताना है, अज्यूमिंग से लेके। एक जन चलो पलाश। 7,800 में 7,000 सेल हो गया। हाँ 200 वर्क इन प्रोग्रेस में 600 हमारा अपने पास बचा हुआ। 600 गलत। कोई और पूरा बताओ। मेरा क्लोजिंग में कितना पड़ा होगा गुड्स मेरे पास? कैसे? हाँ तो वो तो WIP है ना। अगर मैं पूछूं क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो 800। पलाश 800। देखो कैसे सबको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ बिसाइड बोला था। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? अलग से। बिसाइड्स, हाँ इसके अलावा, मतलब 7,800 आपने बनाया था और 7,000 आपने बेच दिया है, इसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा होना चाहिए? 800 क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का कि WIP का कि फिनिश गुड्स का? कैसे पता चला? वो तो WIP लिखा गया सामने से। प्रोड्यूस्ड, सोल्ड किसको करते हो? फिनिश गुड्स को। तो इसका मतलब देखो 800 यूनिट्स जो है वो आपके पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स का है। तो अभी देखो पलाश ने क्या दिमाग लगाया, 7,800 से हमने बनाया था, ठीक है, 7,000 हमने बेच दिया, 200 उसी में से। पलाश ने क्या सोचा, 7,800 में से ही 200 WIP में पड़ा हुआ है। नहीं, क्यों? क्योंकि बिसाइड्स वर्ड दिया हुआ है। देखो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स मतलब 7,800 बना के उसमें से 7,000 बेचे हैं, उसके अलावा बिसाइड्स दैट 200 हमारे पास WIP में अलग से पड़ा हुआ है। समझ आया? ठीक है पलाश। तो मतलब क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना होगा उसके हिसाब से 800। 7,800 बनाया, 7,000 बेचे हो, 800 पड़ा है क्लोजिंग फिनिश गुड्स और 200 पड़ा है क्लोजिंग WIP। समझ आया? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 WIP का। क्या करूँ तो मैं इसका? 800 फिनिश गुड्स है, 200 WIP, क्या करूँ इसका? चलो देखेंगे, नीचे देखेंगे। हाँ देखो आगे बोला है और इन्वेस्टिगेशन। मैंने इन्वेस्टिगेशन बिठाई कि 80,000 का लॉस हुआ क्यों है। इन्वेस्टिगेशन बुलाया टॉप लेवल मैनेजमेंट लोग बैठे सब। तो इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, अनएब्सॉर्ब मतलब अंडर एब्सॉर्ब, 50% of the under-absorbed overhead was on account of increase in cost of indirect material and indirect labor। मतलब तो ये हमारी गलती है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या करेंगे? कॉस्ट में जोड़ देंगे, है ना। एंड द रिमेनिंग 50% was due to factory inefficiency। फैक्ट्री का गलती था, तो जो बाकी का आधा है 40,000 वो कॉस्टिंग PL के डेबिट में जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? अब फेयर में प्रेजेंटेशन चालू करो, साथ साथ में लिखो। पहले तो यही काम करो, पहले एब्जॉर्ब निकालो। स्टेप 1 आपका सबसे पहला, भाई एब्जॉर्ब कितना की वो निकालो। फेयर बताओ एग्जाम में जो बनाओगे। 8 है। तो देखो एग्जाम में जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या? हाँ सबसे पहले आप निकालो, फुल फॉर्म में लिखोगे एब्जॉर्ब ओवरहेड इक्वल्स टू कितना था 293,104, 2,93,104 hours मल्टीप्लाइड बाय रुपीस 1.25, तो आया था हमारा रुपीस में 366,380 ये एब्जॉर्ब ओवरहेड। ठीक, फिर उसके बाद अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल लिए। ऐसा होना चाहिए, पहले एब्जॉर्ब निकाल लिए, एक्चुअल मैंने से एब्जॉर्ब करके अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल लिया। हाँ भाई 80,000 जो है ये इतने का हमने अंडर एब्जॉर्प्शन किया है। एस्टिमेट कम किए थे, एक्चुअली ज्यादा हो गया है 80,000 से। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। भाई कॉस्ट ही बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, मैं क्या करूं? ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखना नॉर्मल। हाँ तो कितना था ये? क्या बोला था क्वेश्चन में? कितना है ये? 50%। 40,000 को निकाल के दिखाओ। 80,000 का 50% 40,000, मतलब ये वाला 40,000 वो अंडर एब्जॉर्ब है, जो हमारी गलती नहीं है। कॉस्ट बढ़ गया, मैं क्या करूं? कॉस्ट बढ़ गया तो अब हम भी क्या करेंगे? अपने कॉस्ट में ऐड कर देंगे, नॉर्मल है ना।
7000 बढ़े, हाँ 7800 क्लियर है कि वो मतलब देखो 40,000 को 7,800 में प्रोपोर्शनल करके और जो जितना सेल हुआ है उसमें भी बढ़ा के करेंगे और जो बचा हुआ रिमेनिंग जो था उसमें भी जो क्लोजिंग WIP है, क्लोजिंग फिनिश, उसमें ही बढ़ाएंगे, है ना। तो देखो पलाश ने क्या बोला, 40,000 का जो खर्चा हो कि अच्छा आप लोग सब लोग बताओ, क्योंकि एक चीज इसने मिसिंग बोली, ये 40,000 कितने यूनिट्स के बराबर होगा? मैं निकाल तो लूंगा, 800 का निकाल लो। 800 देखो, 800 क्लोजिंग फिनिश गुड्स था और 200 क्लोजिंग WIP था, वो सब ठीक है, लेकिन मैं डिवाइड किससे करूंगी, कितने के बराबर है? 8,000 क्यों? 7,800 नहीं, 200 एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड नहीं है, हाँ तो बिसाइड्स, वही बात हो गई ना। 7,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो है, लेकिन बिसाइड्स दैट, उसके अलावा 200 WIP भी तो आप लोग बनाए हो, तो तुम बोलो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कितना होगा? 8,000। ये चीज क्लियर? इसमें लोग मार खा जाते हैं हमेशा। अच्छा तो देखो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था 2 मिनट पहले, सप्लीमेंट्री रेट बताऊंगा, वो है, अभी वो निकालना पड़ेगा, डिवाइड करके बताना पड़ेगा, और कुछ नहीं, वही सप्लीमेंट्री रेट स्टेप है। सप्लीमेंट्री रेट इक्वल्स टू 40,000 का जो अंडर एब्जॉर्प्शन है डिवाइड बाय 8,000 यूनिट्स, सिर्फ डिवाइड करना है, तो याद आएगा 5 रुपए। 5 रुपए इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री रेट, मतलब मैं क्या करूंगा, 5 रुपए के हिसाब से अपना हर यूनिट का खर्चा बढ़ा दूंगा। जितने भी यूनिट सब बनाऊंगा, 7,000 में बिक गए हैं, 800 में क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, 200 में क्लोजिंग WIP है, सबको मैं क्या करूंगा, 5-5 रुपए से बढ़ा दूंगा। दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री रेट, द रेट एट विच कॉस्ट ऑफ ईच आइटम विल बी इंक्रीज्ड। 5 रुपए से मैं क्या करूंगा, हर आइटम को बढ़ा दूंगा। कौन कौन सा आइटम, नाम बताओ फिर से, क्या क्या? क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, क्लोजिंग WIP की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स में कितना था? नहीं, क्लोजिंग 800, ठीक है ना, कि क्वेश्चन फिर से बताओ, समझ आ गया? 800 यूनिट्स, और क्लोजिंग WIP में कितना था? 200 यूनिट्स। तो अब चलो इसको करके देखते हैं क्या होता है, क्या पता यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगी, और भी कुछ करना है, करके देखते हैं। तो 800 × 5 के हिसाब से 4,000 आपने क्लोजिंग फिनिश गुड्स का बढ़ा दिया, और 200 × 5 किए तो 1,000 रुपए अपने WIP का बढ़ा दिया। इसमें कोई दिक्कत? 4,000 से फिनिश गुड्स की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, 1,000 से मैंने WIP की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो ये तो 5,000 बढ़ा, मेरे को तो 40,000 का बढ़ाना था। 40,000 मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन था ड्यू टू नॉर्मल। टोटल तो फिर तो 80 था, वैसे अगर आप बोलोगे तो फिर तो 80 था, जिसमें से नॉर्मल 80 है, सॉरी 40 है, और एबनॉर्मल 40 है। तो जो नॉर्मल वाला 40 था उसमें से तो बढ़ाना ही है मेरे को, मैंने अभी सिर्फ 5 बढ़ाया है, तो टोटल में तो फिर वो टैली होना चाहिए ना। बाकी जितना सेल हो गया उसका भी कॉस्ट बढ़ा, कॉस्ट ऑफ सेल को भी बढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया था, 7,000 यूनिट्स आपके सेल हो गए थे, याद है ना क्वेश्चन देख के? 7,800 तो बनाए थे, उसमें से आपने 7,000 बेचा था, तो 7,000 यूनिट्स जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल है, जो कॉस्ट शीट में दिखता है, उसको भी तो बढ़ाओगे 5 रुपए से, तो ये आएगा 35,000। तो देख लो टैली हो गया। अब टोटल कितना बढ़ा दिए, खर्चा बढ़ा दिए 40 से। दिखाओ सामने वाले को, दिखाओ, देख ये देख, 40 से हमने पूरा टोटल बढ़ा दिया, ऐसा समझ आ गया? पक्का? स्टेप वाइज यही होना चाहिए पूरा प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 4 से बढ़ाए, WIP को 1, और कॉस्ट ऑफ सेल को 35 से बढ़ाए, हो गया 40,000 से बढ़ गया कॉस्ट ऑफ सेल, पूरा जो भी कॉस्ट है आपका ओवरऑल, नॉर्मल रीजन की वजह से टोटल 40,000 से आपका बढ़ गया। अच्छा, बाकी का 40,000 जो है नॉर्मल है, इनएफिशिएंसी, वो क्या करोगे? तो वो भी लिख के दिखा दो, बस लास्ट लाइन एक और लास्ट लिखो, अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, टोटल अंडर एब्जॉर्प्शन तो 80,000 था, लेकिन उस 80,000 में से अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन टू बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L, या ऐसे लिखो टू बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L, 80,000 का 50% बचा हुआ, फिर से 40,000 है ना। वो 50 अभी है तो अच्छा है, 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है। 40,000 हम कॉस्टिंग P&L के डेबिट में डाल देंगे, और बाकी का जो 40 था उससे हमने
प्रोपोर्शनेटली यूनिट्स के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से सबका खर्चा जो है वो बढ़ा दिया 40,000 से, वो नॉर्मल वाला था। ये करना है पूरा 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आता ही है। अब कंपलसरी नहीं है, ऐसा मैंने नोटिस किया है, अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आता ही है, एक छोड़ के एक दूसरे में आता ही है। कभी कभी रिपीट कर देगा, कभी 2 में स्किप, वो कुछ भी कर सकता है, सीए बाप है, ऐसा कुछ नहीं है, बताया नॉर्मली ऐसा अल्टरनेटिवली होता है। और एमसीक्यू में तो बिल्कुल डाल ही सकता है ना। जैसे एमसीक्यू आया, क्या लगता है इजी हो गया? एमसीक्यू आया तो इजी हो गया सिलेबस, और टफ हो गया, क्योंकि अब एमसीक्यू में उसको मौका मिल गया और डेप्थ में पूछने का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो क्या ऊपर ऊपर जो मेन टॉपिक वही पूछेगा, इन डेप्थ का कोई पूछता नहीं था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेगा, थ्योरी में तो कुछ भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब जो एमसीक्यू है, कॉस्ट, एफएम, अकाउंट्स, इसमें अब उसको मौका मिल गया और डेप्थ में पूछेगा, जा जा घुस घुस के यहाँ से एमसीक्यू बनाएगा वो। ठीक है देखो एक बार फटाफट कैसा है, सॉल्यूशन भी ऐसी है इसका, वो बता रहा है, रीजन बता। अच्छा ये देखो इसने क्या किया, एक्चुअल लिखा, एब्जॉर्ब वाले को निकाला, मल्टीप्लाई, बोला 80,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन, 50% है, सप्लीमेंट्री रेट निकाला 5 रुपए, जो है वही कर गए ना, वही फिर से ऊपर से देख गए 5 रुपए से एक एक को मल्टीप्लाई करके दिखाया, हाँ भाई 40 से हमने बढ़ा दिया, और जो बाकी का 40 है ये देखो वो जाएगा हमारा डेबिटेड टू कॉस्टिंग पेमेंट। ठीक है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर तो था नहीं, अंडर था। तो चलो इसका एक और क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखेगा, वो आप लोग बनाओगे अभी। बहुत टाइम है अभी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 पेज 4.72, 7th वाला आप लोग बनाओ। सोना नहीं है, हाँ सोने का ही पहला स्टेज होता है ना, बासी लेता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 पूरा सॉल्व करने के साथ देखेंगे। बात नहीं, बनाओ जल्दी।
समरी का कहाँ से स्टार्ट करूँ? अभी जैसे किए थे, पहले अंडर ओवर निकाल लो, अंडर है कि ओवर है, एक्चुअल को देखो, एब्जॉर्ब को देखो। तो चलो देखो, इन अ फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आएगी का वर्ड मतलब, और जो मेन नाम है एब्जॉर्ब, ठीक है। क्योंकि कवर मतलब क्या मिल गया आपको, पलाश एब्जॉर्ब मिल गया। एब्जॉर्ब है आपका 5 रुपए, बोले सिर्फ 5 रुपए पर मशीन आवर। एक मशीन अगर 1 घंटा चलेगी तो 5 रुपए का ओवरहेड हम दिखाते जाएंगे। अब मशीन चला कितना है वो सवाल आता है, तो आगे देखें। हाँ देखो, लिखा है द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वर 80,000 एंड 10,000 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो दो चीज बताए ना, दो क्या क्या, पहला टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड टोटल एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब टोटल एक्सपेंसेस 80,000 है, मशीन आवर्स 10 है। तो पलाश एब्जॉर्ब कैसे निकलेगा, किसको किससे सॉल्व करूं? हाँ, पहले एब्जॉर्ब सोचो। हाँ, किससे? पंद्रह हजार क्या है? अच्छा, 5 रुपए किस हिसाब से जोड़े हमने, क्या हिसाब लगाया? 5 रुपए पर मशीन आवर। तो ये तो कंफर्म है कि आप उसको मशीन आवर से ही मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ये जो 15,000 बोले होता है रुपीस में है, जो कि मैंने एक अवार्ड दिया है लेबर कोर्ट में, वो अलग चीज है, बताऊंगा। वो तो अमाउंट है, उससे मैं क्यों करूंगा? मशीन आवर दूंगा ना, मशीन आवर कहाँ पे दिया होगा, बस वो देखना है। हाँ, अभी उसी पे तो फोकस कर रहा था अभी कब से, लेकिन देखो टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड 80,000 है, वो अभी हमारे काम का नहीं है। और उसके बाजू में क्या लिखा है, एंड द एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और 80 को हटा के 10,000 आवर्स, 10,000 घंटा काम किया है मशीन ने, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को, तो कितना आ जाएगा? 50,000 ये आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हो गया। चलो ऐसे बना भी दिए टेबल, 50,000 आपका एब्जॉर्ब हो गया। एक्चुअल कितना है? 80 तो है, चलो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वही है ना, ठीक है। प्लस वापस इसमें जिसको मैंने बीच में इग्नोर कर दिया था, अब क्योंकि मैं एब्जॉर्ब निकाल रहा था ना, अब एक्चुअल पे आया हूं, तो टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड मतलब यही एक्चुअल है। इनकर्ड देखो तो सही, इनकर्ड मतलब जो आपने लगाया है, इतने का खर्चा आपने लगा दिया है 80,000 रुपए का, ठीक है। तो ये देखो मैंने चालू किया 80 से, अब देखते हैं लोग बोल रहे हैं सर इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो देखते हैं, क्योंकि आगे लिखा है, यहां से देखेंगे, तो इसको हटाए, अभी फोकस कहां पे होगा, ये वाली लाइन पे होगा, यहां से यहां तक तो पढ़ लिए ना, हो गया जो होना था। अब यहां से कि ऑफ द अमाउंट ऑफ 80,000, मतलब 80,000 में से 80,000 दिख रहा है, पेमेंट हुआ है, जेब से पैसा गया है, लेकिन उसमें से पहला 15,000 became payable due to an award of the labor court, and एक और अमाउंट है 5,000 was in respect of the expenses of the previous year booked in the current month August। 80,000 में दो अमाउंट इंक्लूड है, क्योंकि बोला है ऑफ द अमाउंट, ठीक है। तो 15,000 इंक्लूड है, आपने अवार्ड दिया था लेबर कोर्ट में, मतलब कुछ कोर्ट में मामला पहुंचा होगा, है ना। अवार्ड मतलब वो प्राइज वाला अवार्ड जो आप लोग को मिला था, एक टाइप से पेनल्टी है, लेबर कोर्ट बोला है ना, आपने कोई लेबर लॉ तोड़ा होगा तो आपको ऊपर पेनल्टी लगा है 15,000 रुपए का, आपने लेबर को कंपनसेशन दिया है, ठीक है। वो 80,000 में जुड़ा हुआ है, और 5,000 जुड़ा हुआ है विच वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का वो खर्चा है, बुक्ड इन द करंट मंथ अगस्त। तो ये दोनों को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। भाई 15,000 पहले ही अब नॉर्मल है, उसको पहले ही गायब कर दो, मतलब वो ओवरहेड नहीं कहलाएगा, वो तो पेनल्टी है ना आपके ऊपर।
अवॉर्ड ऑफ लेबर कोर्ट है, 15,000 को पहले गायब करो, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बने, कॉस्ट की डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा वो। कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये तो आपने घपला किया है, कोर्ट में फिर देगा पैसा, है ना। और 5,000 क्या है? वो तो प्रीवियस ईयर का है, उसको अभी कल को बुक किए, हटाओ उसको भी, 5,000 को भी गायब करो। तो अब एक्चुअल ओवरहेड में कितना कहलाएगा? 60,000 कहलाएगा। ठीक, डिफरेंट 10,000 है, अंडर रेट ही होगा, है अंडर एब्जॉर्ब्ड है ना। एब्जॉर्ब वाला कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दो, चाहो तो अंडर एब्जॉर्ब, मतलब ऐसा फेयर में आप ऐसे यही दिखा सकते हो, है ना। एब्जॉर्ब लिखे 5 × 10, एक्चुअल में इसको माइनस करके दिखाए, बोल दिए अंडर एब्जॉर्ब 10,000। तो ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब क्या होता है? एक टाइप का लॉस होता है, दिखा देता हूँ बस डेबिट में। कॉस्ट देखना पड़ेगा कितना नॉर्मल है कितना एबनॉर्मल है। तो आगे बोलता है, देखो ये फिर वो यूनिट्स वाला खेल खेल रहा है। अभी जिस पहले क्वेश्चन में था यूनिट्स वाला, फिर वैसे ही खेल रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 40,000 यूनिट्स, आपने टोटल 40,000 यूनिट्स बनाया था, ऑफ विच 30,000 वर सोल्ड, 30,000 बेच दिए, तो क्लोजिंग में कितना बचा? 10,000 बचा है। ठीक है, ऑन एनालाइजिंग द रीजन, ये बाद में काम आएगा। अभी देखो ऑन एनालाइजिंग द रीजन, किस चीज का रीजन? अंडर एब्जॉर्प्शन का रीजन, जो 10,000 अंडर एब्जॉर्ब हुआ है उसका रीजन हमने एनालाइज किया और ये पाया दैट 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। तो कहा जाएगा एंड रेस्ट, जो 40% है, रेस्ट वाज एट्रिब्यूटेबल टू नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज। वो नॉर्मल है कि कॉस्ट बढ़ गया था भाई, नॉर्मल है, तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप पहले मैं इसको दो हिस्सा कर देता हूँ, फिर एब्जॉर्ब वाले का, अंडर एब्जॉर्ब वाले को दो हिस्सा करते हैं ना, तो लिखो अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, 10,000 के दो हिस्से करने हैं, 60,000 डिफेक्टिव है, 40,000 नॉर्मल है, तो दो हिस्सा करो ना उसको। तो अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, पहले डिफेक्टिव वाला कर लेते हैं जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो अमाउंट, उसमें सीक्वेंस नहीं है, कोई भी करना चाहो। तो अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन टू बी ट्रांसफर टू डेबिटेड, डेबिटेड ज्यादा बेटर वर्ड है, डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो टोटल 10,000 का कितना परसेंट? 60%, 6,000 ये आपके कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में चले जाएगा, इतने से आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। होना भी चाहिए, आपकी गलती है, डिफेक्टिव प्लानिंग। और फिर लिखो अमाउंट टू बी, अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब टू बी एडेड टू कॉस्ट, अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऐसा लिखना चाहिए, which will be added to cost, added to cost। हाँ, टोटल 10,000 का कितना परसेंट? 40%, 4,000 रुपीज से मैं अपनी कॉस्ट बढ़ा सकता हूँ। सीधा बढ़ाना चालू कर दूं क्या? हाँ, सप्लीमेंट्री रेट आपको दिखा रहा है, फिर वही प्रेजेंटेशन की बात आ जाती है ना। मैं चाहूँ तो 40,000 को बांट सकता हूँ 4:1 के, सॉरी 3:1 के रेशियो में, बोले 3:1। हाँ, 30,000 आपने बेच दिया है, 30,000 बेच दिए हो और क्लोजिंग में कितना पड़ा? 10,000, 30,000 और 10,000, तो 3:1 में मैं उसको तुरंत बांट सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको सप्लीमेंट्री रेट डिवाइड करके पर यूनिट आपको बताना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। हाँ, 0 पॉइंट जो भी आएगा चलो। सप्लीमेंट्री रेट, इट इज दैट रेट बाय विच ईच यूनिट इज, क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट उसका आप बढ़ाओगे, नॉर्मल रीजन है ना। तो हाँ, 4,000 रुपए से आपको अपना कॉस्ट बढ़ाना अलाउ किया गया है। 4,000 जाओ, 4,000 से अपना कॉस्ट बढ़ा दो क्योंकि वो नॉर्मल है। डिवाइड किससे करूंगा? कितने यूनिट से डिवाइड करूंगा? 40, जितना बनाए थे। जैसे पिछले वाले में 8,000 था, अभी 40,000 है ना। सप्लीमेंट्री रेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो एमसीक्यू में यही फंसाता, सप्लीमेंट्री रेट निकाल के दो, आधे लोग वही छोड़ देंगे, छोड़ो नहीं तो फालतू से एक स्टेप है, सीधा उसमें बढ़ा दो, लोग ऐसे ही करते हैं आजकल। लेकिन नहीं, सप्लीमेंट्री रेट आपको बताना पड़ेगा, है ना। यह है 0.1 रुपीज पर यूनिट, तो जितना भी यूनिट है 10 पैसे से आप हर यूनिट को अपना बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे WIP नहीं है, खाली दो है। एक क्लोजिंग फिनिश गुड्स रहेगा 10,000 यूनिट्स, और एक कॉस्ट ऑफ सेल रहेगा 30,000 यूनिट्स, जितना आपने सेल कर दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल 30,000 यूनिट्स। देखा जाए तो रेशियो में तो बांट रहे हो ना,
एक बात समझो, 40,000 से डिवाइड किए हो, 40 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 10 और 30 है, रेशियो में ही बांट रहे हो और कुछ नहीं है, लेकिन डिवाइड अलग और मल्टीप्लाई अलग। इंटू किए 0.1, इसको भी इंटू किए 0.1, तो आया 1000, हाँ ये आया 3000। टोटल हमने कितना बढ़ाया था, 4000, ये देखो हो गया 4000 से बढ़ गया है, ये सर टैली हो गया, मतलब आपका आंसर 4000 था वो वाला, जितने से हम बढ़ा 6000, वैसे तो टोटल 10,000 था, लेकिन 6000 डिफेक्टिव प्लानिंग था, वो कॉस्टिंग पीएल में गया, बचा 4000, जितने से हम अपनी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, और देखो 4000 से बढ़ गया है। 1000 फिनिश गुड्स बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और 3000 से कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दिया। 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं, भूख लगी है। ठीक है, देखते हैं आते का हो आप लोग टाइम। हाँ हाँ ब्रेक मत दो, लेकिन 10-15 मिनट में ना। मतलब 25 हो गया ना फिर तो। हाँ 1-25 हो, मेरे को भी आता है खेलने। खेलते हो है। और 8th वाला बनाओ, ऐसा ही है, ये आप लोग पूरा बनाओ बिना मेरी हेल्प के है। अभी बनाओ, 8th वाला थोड़ी बनाए थे। कितना चैप्टर है सर कॉस्ट में? 15, हर 2 दिन में कोई ना कोई पूछता है। अरे तो टीचर मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत स्लो चल गए, पता है। स्लो की बात तो आई नहीं। हाँ। मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कॉस्ट में, वाह, मजा नहीं आ रहा है मेरे को। आओ भाई, कॉस्ट को बैंड बना लो, ये मैं बनाऊं गाना है ना। इसकी बैंड की भाई तो मेरा मजा नहीं आ रहा है। गाना है, मैं क्या करूं, आप ही लोग बजाते हो। अरे दूसरे की बहन कैसे बात कर अपनी रहे हैं? बहन बनाओ सर। भाई दोस्त की बहन मेरी बहन, सिंपल है। अरे वो अपना ही है। ऑडिट की बहन बना लो। We are not ready for this type of job. कंसीडर करो। तो सिंपल लास्ट में लगा था मेरे को मेहनत नहीं करना, मेरे को ऐश के साथ जीना है। सर क्या बोलेंगे? अभिषेक मारेगा। अभिषेक बच्चे लाके मारेगा। अरे बाप रे। बस ना बनाओ ना, इसको अभी समझ नहीं आएगा। अभी वो ट्यूबलाइट जली नहीं है। अरे यार बाहर जा तो मिनट लग जाएगा। इसका मोटर जाम हो जाएगा। आप उसके पास आए हो, उसकी अच्छी सुन के मेरे पास ही आ गई है। ये बनाओ, हो गया 5 मिनट ब्रेक, हो गया खत्म। हो गया ट्यूशन पहुंची। अभी क्या हुआ? एक सीट पे 25 रुपए। ये जल्दी बनाओ ना। क्या से लिए? सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, ठीक हो जाएगी।
पानी पीने के बाद अपना हार्ट हो जाएगा आगे लेके Yes, sir, हाँ। यस सर बैठे सामने भाग गए हो आया तो नहीं हूँ लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं है लाने। यार दस्ता का सीधी रूट में वापस नहीं आना ना और टेंशन की क्लास में कुछ डर जाएंगे बोलेंगे हमको इंटरव्यू में नहीं आना है, ये हाल है तो। जाने दूसरी जगह हर्ष समझ आ गए? छुप के बैठे हो हर्षा के पीछे। अरे तेरे को समझाया था अभी आप लोग शांत रहो, मुंह खोलोगे वो हंसेगी। हो गया अंतिम? तो मेरे को बताओ सप्लीमेंट्री रेट कितना आया? सप्लीमेंट्री रेट 4 रुपए है। चलो देखते हैं। 4 रुपए पर यूनिट। 40 10 आना चाहिए। 10। अंडर एब्जॉर्प्शन कितने का हुआ? 4 लाख डिवाइड बाय 40,000 यूनिट्स। क्या है? नहीं देखो एक सेकंड। ए हाँ, शिवम के चक्कर में मैं भी गलत। अरे हाँ, पहले उसका 2 हिस्सा करोगे ना। हाँ 4 लाख का अंडर एब्जॉर्प्शन है, लेकिन अब उसका 2 हिस्सा होगा ना भाई। ये देखो यहाँ बोला है इट वाज सप्लीमेंट्री रेट, जितना कॉस्ट में ऐड करना है उसको करेंगे ना डिवाइड। ठीक ठीक, आरती का सही है। इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डिफेक्टिव प्लानिंग। 4 लाख का 60% 240, वो डिफेक्टिव प्लानिंग है, उसको कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में धक्का मारो। और जो बचा 40% 1,60,000, इसका सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 40,000 से, तो 4 आएगा। 4 आएगा तो हाँ 10,000 इंटू 4 और 30,000 इंटू 4 से हम फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देंगे। बाकी सब तो अलग अलग है। 11th बनाओ। तो हो गया 11 के बाद छुट्टी।
फटाफट ये हाँ खत्म करो। 11 भी यही है, अंडरग्राउंड एब्जॉर्प्शन बनाओ उसके। क्या चीज? ज्यादा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा क्योंकि ओवर का तो कुछ करना ही नहीं है, जो आया क्रेडिट में दिखा दो। फिर से बोलो। 8 हो गया सबका। 4 रुपए सप्लीमेंट्री रेट बनाओ, डाउट होगा तो पूछो, और फिर 11th बनाओ। आगे। ये लो बनाओ जल्दी 11th। ओ अपडेट जल्दी बनाओ, छुट्टी तभी होगी। कितना? नहीं, 30,000 आया, ठीक है, गलत है। सोच रहे हो कि बता रहे हो? क्यों? अच्छा, और ये 18,000? हाँ ठीक है, और 8,000 क्यों नहीं लिए? ठीक है, ठीक है, आ गया।
11th हो गया, पिछला वाला कंप्लीट। अरे वो थोड़ा काम है, पार्सल है। हाँ, और ये 20 नहीं होगा, 20 में से 18 को अलग दिखाएंगे, 2 को अलग दिखाएंगे। आपका कितना है? 1.07 गलत है, और 0.65 गलत है। ये नहीं तो बैकअप ले। एब्जॉर्ब ओवरहेड 480 लिखे वो, एक्चुअल ओवरहेड 6 लाख में आपका 75 गया, 25 बचेगा। एक्चुअल में 5,25,000, ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 45,000 का। कौन सा एब्जॉर्प्शन है ये? अंडर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? अंडर एब्जॉर्प्शन। हाँ, अंडर एब्जॉर्प्शन 45,000। अब इसका क्या करोगे? पहले 2 हिस्सा करेंगे, तो ठीक है, मैं अब शॉर्ट में लिखता हूँ, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पीएनएल में कितना पोर्शन जाएगा इसका? 1/3, क्योंकि नीचे बोला है कि इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। प्लानिंग ही गलत था 1/3 का, तो ठीक है, उसको कॉस्टिंग पीएल में ले जाओ। 15,000 जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। तो अमाउंट बढ़ेगा कितने से? 2/3 यानी 30,000 से। अमाउंट टू बी एडेड टू कॉस्ट, पूरा लिखना अच्छे से, अमाउंट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन टू बी एडेड टू कॉस्ट 45,000 का 2/3, 1/3 इधर है तो 2/3 इधर। 30,000 जो है उसको आप अपनी कॉस्ट में बढ़ा सकते हो। सीधा बढ़ाएंगे क्या? नहीं, सप्लीमेंट्री रेट निकाल के बढ़ेंगे। पहले आपको एक यूनिट का पता है, यूनिट से डिवाइड करके बताना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री रेट क्या है। तो सप्लीमेंट्री रेट के लिए मैं क्या करूंगा? 30,000 को डिवाइड करूंगा कितने यूनिट से? कितना यूनिट्स मैंने रिड्यूस किया है टोटल? रिड्यूस कितना? नहीं, तभी तो 1.07 आया था, मैं गलत बोला उसको। 20 नहीं, 24 कहाँ से आया? ये एक काम जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो कितना कंप्लीट होता होगा, तो वो हो गया 4,000, इसी तरह 4,000 क्यों ऐसा? बताइए। हाँ, आए तो उसने बताया क्या करना है, लेकिन क्यों करना है? उसका 50% निकालना ही क्यों है? तो दिया हुआ है ना, कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि ये 100% कंप्लीट है और आप इसको ऐड नहीं कर सकते। दोनों का बेस अलग अलग है ना। ये 20,000 यूनिट से फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो 100% कंप्लीटेड है, और 8,000 जो है वो 50% कंप्लीटेड है। दोनों का बेस ही अलग है। हाँ, गिनती गिनने में वो है, गिनती गिनोगे तो वो 28,000 है, 1 2 3 से काउंट करोगे तो वो 28 है सामने। गिनती गिनने में वो 28,000 है, लेकिन कॉस्टिंग पर्पस के लिए आपको देखना कितना कंप्लीट होता है, वो देखना होता है, ठीक है। तो ये तो 100% कंप्लीट है तो मैं पूरा लूंगा 20,000, लेकिन ये सिर्फ 50% कंप्लीट है, तो इसको मैं कॉस्टिंग, बार बार बोला, कॉस्टिंग पर्पस के लिए 4,000 लेंगे। असली में वो 8,000 ही है, गिनूंगा तो 8,000 ही निकलेगा कॉस्ट निकालने के लिए, ताकि दोनों का बेस सेम हो जाए। 4,000 यानी टोटल अब कितना हो गया? 24,000। 20 फिनिश गुड्स और 4,000 इक्विवेलेंट डब्ल्यूआईपी, इसको कहते हैं। 4,000 क्या है? ये है इक्विवेलेंट डब्ल्यूआईपी, 24,000 यूनिट्स, ठीक है। तो कितना आएगा ये अपना? ठीक है, रुपीज 1.25 पर यूनिट। तो अब बताओ, मैं इसको 1.25 से किस किस चीजों को बढ़ाऊंगा? बताओ, नाम बताओ। कौन सा? डब्ल्यूआईपी का कि फिनिश गुड्स का?
क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स को बढ़ाऊंगा, क्लोजिंग क्लोजिंग WIP को भी बढ़ाऊंगा, और कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब WIP तो मेरे को मालूम है 4000 यूनिट्स है, उसका मैं 1.25 से बढ़ा दूंगा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो दिया ही नहीं है कहीं पे, कहाँ से बोल दिए? जितना प्रोड्यूस है हाँ। उसमें से सेल्स को माइनस कर देंगे। 2000, 20,000 बनाए थे, 18,000 बेचे हो क्या? 20,000 बनाए थे, उसमें से आपने क्या किया? 18,000 को बेच दिया है, तो उसमें से वो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएंगे और जो बचा 2,000 होगा आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स का। 1.25 से करो ऐड करना तो वापस से आपका 30,000 आना चाहिए, जितने को आपने बढ़ाया है जितने से। ये है 2500, ये है 5,000, ये 22,500। ठीक है, देख लो ऐड किए तो 30,000 आ रहा है वापस से, मतलब सही है। 5 मार्क्स आप वहीं पे कंफर्म कर सकते हो, मिल गया। थोड़ा टाइम पे आया करो, ये तो स्लो चल गए हम लोग बहुत। वो निकल रहे हैं। 11:15 सर छोड़िए तो बोला करो ना थोड़ा सा। अरे अब सर का बोल सकते